नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डेली मोटिवेशन के अंतर्गत आपसे एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आपने अपने लिए कुछ पद, कुछ ऊंचाइयां तय कर रखी हैं तो ये सफ़र आपको अकेले ही तय करना होगा। मार्गदर्शक दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मार्गदर्शन नहीं करेगा जो आपको उस व्यक्ति से अधिक ऊंचाई तक ले जाए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उसमें कहा गया था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ माता पिता और आपका जो गुरु होता है वही देख सकता है कि आप उससे अधिक ऊंचाई तक जाएं, और ये देखकर वो खुश भी होते हैं, बाकी कोई भी नहीं। इसलिए जब भी जो भी मंजिलें आपने अपने लिए तय कर रखी हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको खुद संघर्ष करना होगा, खुद को मोटिवेट रखना होगा। और डेली मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने डेली का जो समय है उसका सही सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप डेली मोटिवेट रहें, इसके लिए मैंने एक अलग चैनल बना दिया है और उसका नाम है बी विनर। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप ऐसी मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ से संबंधित जो स्टोरीज हैं वो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार पर। नकल कराने वाले शिक्षक और अभ्यर्थी पर केस। देखिए, आरओ की परीक्षाएं चल रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और यहाँ पर बनारस में यानी कि वाराणसी में एक सेंटर पर एक नकलची पकड़ा गया और एक टीचर उसे चिट के माध्यम से नकल करवा रहा था। और फिलहाल इसका जो वीडियो था वो वायरल हो चुका है। आपने भी शायद देखा होगा, यूट्यूब पे भी कई सारे चैनलों ने इसे अपलोड किया था। तो प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित है। 1 मिनट 44 सेकंड के वीडियो में कुछ लोग अपने को अभ्यर्थी बताते हुए कह रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिव्यू अफसर की भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में एक शिक्षक और नकल करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वाराणसी के परीक्षा केंद्र आर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहन सराय को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके कारण इस केंद्र पर शनिवार को होने वाली जो परीक्षाएं थी वो सभी परीक्षा अब काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NS2 मिर्जा मुराद पर होंगी। एनटीए के अधिकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में हो रही है और 2 पालियों में हो रही है, और यह परीक्षा चलेगी 12 दिसंबर तक। उसके बाद ARO की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो बनारस स्थित केंद्र पर सुबह की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी, लेकिन शाम की शिफ्ट में नकल का मामला सामने आया। आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहन सराय परीक्षा केंद्र पर दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में शाम 5:20 पर एक उम्मीदवार पर्ची से नकल कर रहा था। अन्य अभ्यर्थी ने नकल करते देखा तो आपत्ति की, और इसी बीच विवाद शुरू हो गया और वे परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए। एनटीए ने जांच करने पर पाया कि शिक्षक नकल करवा रहा था और अभ्यर्थी को भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सोचिए कि उनका तो पूरा भविष्य ही बर्बाद हो गया। कहाँ एक नौकरी लेनी थी, अब आगामी कोई भी परीक्षा वो दे नहीं पाएंगे। और मामला सामने आने के बाद इस परीक्षा केंद्र पर दूसरा पेपर रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा केंद्र में 210 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें केवल 120 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। रद्द हुए दूसरी शिफ्ट के पेपर की परीक्षा से 1 हफ्ते पूर्व सूचना दी जाएगी। एनटीए ने संस्थान को ब्लैकलिस्ट करके परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर कर दिया है। इसकी सूचना सभी उम्मीदवारों को भेज दी गई है। अगली परीक्षाएं रद्द करते हुए इसकी बजाय काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिर्जा मुराद को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो कितनी भी कोशिशें की जाएं, लोगों के मन में डर नहीं बैठ रहा है, और लोग ऐसी फर्जीगिरी करने से और ऐसे दुष्कर्मी कहेंगे इसे करने से बाज नहीं आते हैं। 2 परीक्षाओं की तिथि टकराई। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो परीक्षा थी ये 12 दिसंबर को होनी थी। 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा थी, तो ये परीक्षा 22 दिसंबर को कर दी गई थी। लेकिन 22 दिसंबर को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की APS की परीक्षा है, तो इससे भी छात्र परेशान हैं। उनकी मांग है कि आयोग प्रवक्ता परीक्षा 22 दिसंबर को न कराकर दूसरी तिथि पर आयोजित करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा की तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की थी। आपको पता ही होगा कि इसे 22 दिसंबर किया गया, लेकिन मामला सुलझा नहीं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि अभ्यर्थियों ने सचिव को ज्ञापन दे दिया है। और फ्रेंड्स, 47 विषयों की उत्तर कुंजी पर UPSC की ओर से 18 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आंसर की है जारी कर दी गई है। तो कुल 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी अनंतिम उत्तर कुंजी शुक्रवार को जारी की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 18 दिसंबर तक आपत्तियों को आमंत्रित किया है। आपको पता होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि 3 चरणों में परीक्षा आयोजित हुई थी।
और इससे संबंधित जो सूचनाएं होंगी वो आपको जो है UPHESC 2021.co.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। 18 दिसंबर तक जो आपत्तियाँ होंगी उसे ईमेल, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, इस पर जो अभ्यर्थी भेज सकते हैं। ठीक है, और जो मेन वेबसाइट है वो UPHESC.org है। तो साक्ष्य के साथ आपत्तियों को भेजना है। अगर साक्ष्य नहीं है तो आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और यूपीपीएससी भी 1 माह में जारी करे उत्तर कुंजी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी ARO प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांग रखी हैं। और आयोग ने पिछली कई परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम जारी किए जाने के बाद भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की। अभ्यर्थियों का आशंका है कि आयोग आपत्तियां लेने के बाद फिर से अंतिम उत्तर कुंजी को फंसा देगा। ऐसे में आपत्तियां करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद लंबे समय तक पता नहीं चलता है कि उनकी आपत्तियों का क्या हुआ। तो फाइनल आंसर कीज आती नहीं है। और हालांकि जब परीक्षाएँ आजकल यूपीपीएससी करवाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद जो आंसर की आ जाती है उस पर आपत्ति भी ली जाती है, लेकिन फाइनल आंसर की नहीं आती है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की भी आनी चाहिए। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। 5 वर्ष के इंतजार के बाद 354 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की सौगात मिली है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2016 सेकंड का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। 641 रिक्त पदों के सापेक्ष 354 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 287 पद खाली रह गए। आयोग ने अंतिम चयन परिणाम के साथ कटाव भी जारी किया है। और आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि साक्षात्कार में कुल 2226 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। साक्षात्कार 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 तक हुआ। इसमें निदेशक दिव्यांगजन के अधीन बहुत सारे पद हैं जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनली ये कहा गया कि बहुत सारे पद रिक्त रह गए क्योंकि इस पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। तो पूरी न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको ये सारी क्लिप्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। ग्रुप डी की रिक्तियों से संबंधित होने वाली परीक्षा की संभावित तिथि 23 फरवरी है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यह परीक्षा कई चरणों में होगी CBT की। और परीक्षा का सर और तिथि की जानकारी के लिए लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जो एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले जारी करेगा। परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व कॉल लेटर अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। NCR के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक परीक्षा कोविड के मद्देनज़र जारी गाइडलाइन और परिस्थितियों को देखते हुए कराई जाएगी। तो 23 फरवरी से परीक्षा प्रस्तावित है RRB ग्रुप डी की। तो ये परीक्षा काफ़ी अवेटेड थी, लोग इसका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक रहे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो उनके जो आश्रित हैं उनको जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, पहले नियम यही था कि जिस ज़िले में नियुक्ति थी उसी ज़िले में उनको जो है नियुक्ति मिलेगी, अनुकंपा नियुक्ति। लेकिन अब ये नियम बदल गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सेम जिले में आपको नियुक्ति लेनी है तो 30 दिन नहीं तो 36 दिनों में आपको अन्यत्र किसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। और इससे संबंधित सुधार किए जा रहे हैं। तो मामला यहाँ पर जो है वो अनुकंपा नियुक्ति का है। मृतक कर्मचारी अधिकारी की तैनाती वाले जिले में अनुकंपा नियुक्ति 1 महीने यहाँ पर बताया जा रहा है, जबकि दूसरे मंडल या जिले में अनुकंपा नियुक्ति 36 दिनों में मिलेगी। और पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। विभाग की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत जिस जिले में तैनाती के दौरान मौत हुई है उसी जिले में उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन विभिन्न शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए आश्रित को उसके गृह जिले में या मंडल में तैनाती देने की मांग करी थी। संगठनों की मांग के बाद विभाग ने यह बदलाव कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था में बदलाव किया है। दिवंगत कर्मचारी अधिकारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पैतृक कर्मचारी अधिकारी के तैनाती जिले में ही किया जाएगा। यदि आवेदक उसी जिले या मंडल में अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प देंगे तो आवेदन का निस्तारण कर 1 महीने में उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम जो उनके आश्रित हैं उनको बहुत अधिक कष्ट नहीं झेलना होगा किसी अन्य जिले में जाने के लिए। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। और प्रशिक्षु इससे पहले चौराहे पर एकत्र हुए और मार्च निकाल कर शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे। उनकी मांग यही थी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो 97,000 पद हैं उस पर विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए। कुछ ही देर के बाद पुलिस ने प्रशिक्षुओं को जबरन हिरासत में लेकर गाड़ियों से इको गार्डन भेज दिया। और कुल 97,000 पदों के बारे में जानकारी मिल रही है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र जारी किया जाए, क्योंकि आगे चलकर
आचार चुनाव संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद फिर नियुक्तियों का होना संभव नहीं रह जाएगा इस सरकार के दौरान। तकनीकी छात्रों को मिलेगा टैबलेट, सामान्य स्नातक को दिया जाएगा स्मार्टफोन। तो योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन किसे किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को टैबलेट मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के जो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी हैं उनको स्मार्टफोन मिलेगा। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इसकी खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो गई है। आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। तीनों कंपनियां 12,700 की दर से टैबलेट कंपनियां, और 12,700 की दर से मतलब कि जो टैबलेट होगा 12,700, लावा और सैमसंग स्मार्टफोन 10,700 में देंगे। और जानकारी के मुताबिक टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण 20 दिसंबर के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भव्य समारोह में इसका वितरण किया जाएगा। करीब 47 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर जो है लागत आएगी। तो देखो यहाँ पर जो लोग तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, आईटीआई में प्रशिक्षणरत विद्यार्थी, राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस और नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग के विद्यालयों को क्या मिलेगा? टैबलेट मिलेगा। और स्मार्टफोन किन्हें मिलेगा? स्मार्टफोन मिलेगा जो लोग सामान्य तरीके से स्नातक और परास्नातक कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन स्नातक और स्नातकोत्तर के अभ्यर्थियों, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों, एमएसएमई विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एससी एसटी स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना और पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना और ओडीओपी की प्रशिक्षण योजना में पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों को दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक बनने का सपना संजोए युवाओं को जल्दी एक अवसर और मिलेगा। दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा संपन्न कराने के बाद एक ओर इस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक के यानी कि दरोगा के 850 और पदों पर दरोगा भर्ती 2022-23 के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अगले वर्ष की शुरुआत में अभ्यर्थियों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके बाद भर्ती बोर्ड जून 2022 में दरोगा भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा करा सकता है। तो परीक्षा कब होगी? जून में होगी। और भर्ती बोर्ड ने पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में हुई परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों से प्रश्नों व उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां भी आमंत्रित करी हैं। अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2021 की रात 12 बजे तक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद इस माह के अंत तक दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है। बीते दिनों डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को दरोगा के 850 और पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। भर्ती बोर्ड अब इन पदों पर दरोगा भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में युवाओं को एक और अच्छा मौका मिलेगा। तो 850 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, तो बिल्कुल रेडी रहिए आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हॉस्टल के छात्रों से यूजर चार्ज के नाम पर वसूली के मुद्दे पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेट पर आमरण अनशन पर बैठे छात्र। तो आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। मामला क्या है? 30 और छात्र भेजे गए अस्पताल। तो यहाँ पर देखिए, कोरोना काल के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को 5 से 15,000 रुपये जमा करने का नोटिस जारी किए जाने के विरोध में चल रहे आमरण अनशन में शामिल छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है। 3 दिनों से जारी अनशन के दौरान अब तक 30 छात्र बेली अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। इससे नाराज छात्रों ने शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और वहीं अनशन पर बैठ गए। 14 घंटे तक परिसर में वाहनों का आवागमन ठप रहा। छात्र रात 8 बजे मेन गेट से उठकर वापस डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुल 1097 छात्रों को यूजर चार्ज जमा करने का नोटिस जारी किया है। इनमें से ज़्यादातर छात्रों को 15-15 हज़ार रुपये जमा करने की बात कही गई है। बस यही मुद्दा है, और इसे जो है कम करने की बात या फिर माफ़ करने की बात को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो अनशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।